मैं अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को, कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एसिड के लिए कैसा होता है, वीक एसिड के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने एक और लॉ डिराइव किया था, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेसिस, और हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशंस निकाले थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स, कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे आपको किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और अगर वो न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूले को याद कैसे रखना है। ये बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपका पार्ट है ना ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का, वहाँ से जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। अगर आप मेरा आज का क्लास करते हो न्यूमेरिकल वाला, तो आपको आई एम डैम श्योर कि आपको एंट्रेंस में, जैसे कि MST CT है, JEE है, नीट है, वहाँ पे भी आपको आयोनिक इक्विलिब्रिया से इस टाइप के ऑसवाल्ड डाइल्यूशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 50 पे प्रॉब्लम नंबर 3.1, पेज 50 प्रॉब्लम 3.1। इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग साइड में फॉर्मूले लिख लेते हैं कि कौन से फॉर्मूले हम लोगों को यूज़ करना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि जो K होता है उसका मतलब होता है अल्फा स्क्वायर C। देखो मैं अगर आपको एक बात बोलूँ ना, आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 10 फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं। अगर 10 फॉर्मूले के पीछे भागना चालू कर दिया तो आपको एक भी फॉर्मूला ढंग से याद नहीं रहेगा। बस अपन को एक ही फॉर्मूला याद रखने का है। एक फॉर्मूले से आप बाकी सारे फॉर्मूले खुद ही डिराइव कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपका पहला फॉर्मूला है K = अल्फा स्क्वायर C। आपको अगर ये फॉर्मूला आ गया ना तो आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो कैसे, ये है आपका K का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर C। अगर मुझे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, K/C। अगर मैं इस C को नीचे भेज दूँ K तो मुझे काय का वैल्यू मिलेगा, अल्फा स्क्वायर का। अब अगर मुझे निकालना है अल्फा का वैल्यू तो मैं कैसे निकालूंगी, देखो इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ K/C का, तो मुझे वैल्यू जो मिलेगा अब वो किसका मिलेगा, अल्फा का। तो इस तरीके से अगर मुझे एक ही फॉर्मूला पता हो ना, K का अल्फा स्क्वायर C, तो मैं बाकी ये वाला फॉर्मूला और भी जो भी फॉर्मूले वो निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए अब दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि अगर एसिड के लिए आ गया तो क्या होगा अगर बेस के लिए आ गया तो क्या होगा। आपको बस इतना ही याद रखना है कि इस K के नीचे आप A कब लिखोगे, इस K के नीचे में आप A कब लिखोगे, जब आप बात कर रहे हो वीक एसिड की। इस K के नीचे में आप B कब लिखोगे, जब आप बात कर रहे हो वीक बेस की। समझ में आ गया ना। तो इन शॉर्ट आपको बस क्या क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि K का वैल्यू होता है अल्फा स्क्वायर C। अगर आपको K का वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन पता चल जाए तो आप अल्फा स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हो, आप अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हो स्क्वायर रूट लेके। और एसिड के लिए हो या बेस के लिए हो, आपको क्या करना है, अगर एसिड बोला गया है तो K के नीचे A, अगर बेस बोला गया है तो K के नीचे B, लेकिन फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे H+ आयन की बात की गई है, ठीक है, या आपको H3O+ आयन की बात की गई है, चाहे आपकी बात की गई हो न्यूमेरिकल में H+ आयन की या H3O+ आयन की, तो आपको ये चीज़ पक्के से पता होनी चाहिए कि H+ आयन ही आपका H3O+ आयन होता है। जिसको ये चीज़ नहीं पता ना, उसके वांदे हो जाएंगे, इसलिए उसको पता होना चाहिए। इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स को डायरेक्टली नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले ये बेसिक पढ़ा रही हूँ। ये पढ़े बिना हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर सकते इजीली। तो H+ आयन मतलब ही आपका क्या होता है, H3O+ आयन। ठीक है, तो अगर आपको अल्फा निकालने का है ऐसे केस में, तो आप कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन C। समझ में आ गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन C, कहना मुझे ये है कि अगर आपकी बात की जा रही है वीक एसिड की, या अगर आपकी न्यूमेरिकल में बात की जा रही है वीक बेस की, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर वीक एसिड फॉर वीक बेसिस। मैं लिख देती हूँ वहाँ पे, फॉर वीक एसिड के लिए भी आपका यही फॉर्मूला रहेगा, एंड फॉर वीक बेस के लिए भी आपका यही वाला फॉर्मूला रहेगा। बट अगर मैं बात कर रही हूँ H+ आयन की न्यूमेरिकल में,
या H3O प्लस आयन के न्यूमेरिकल में, तो आपका अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन C। और H प्लस आयन का मतलब ही क्या होता है, H3O प्लस आयन। नहीं तो आप लोग न्यूमेरिकल में अगर ये आ गया ना, तब भी आप ये फॉर्मूला अगर लगाते रहे तो कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। आपको ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, देख लो। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। ये था बेसिक, इसको इलैबोरेट करेंगे न्यूमेरिकल में, टेंशन नहीं लेने का। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.1 पे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके पेज नंबर 50 का प्रॉब्लम नंबर 3.1। प्रॉब्लम 3.1। ठीक है, पढ़ते। आपको यहाँ पे क्या क्या दिया है। आपको बोला गया है अ वीक मोनोबेसिक एसिड, अ वीक मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ से पहला पॉइंट देखो, वीक एसिड। वीक, वीक मतलब कौन सा वाला लॉ यूज़ करने वाले, डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, न्यूमेरिकल के हर एक लाइन में दिया होता है सब कुछ, सिर्फ आइडेंटिफाई करने वाले को ये होना चाहिए। ठीक है, अ वीक एसिड, वीक एसिड आपको बोला गया है, वीक मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है एसिड, मतलब आप के नीचे में कौन सा वाला सफिक्स यूज़ करोगे, ए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये वीक है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, फिर आपको बोला गया है इस 0.05% डिसोसिएटेड, वो 0.05% डिसोसिएट हुआ है, डिसोसिएट। ठीक है, इसी का इसका मतलब क्या हुआ, डिसोसिएट, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका अल्फ़ा का वैल्यू है वो कितना है, 0.05। अल्फ़ा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू है 0.05। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे आपको ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया है ये परसेंटेज में दिया गया है, इसलिए ये जो वैल्यू ये काय का है, परसेंटेज अल्फ़ा का वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया है जो भी कंसंट्रेशन है ना आपका, कंसंट्रेशन का वैल्यू आपको दे रखा है 0.02 मोलर। 0.02 मोलर है आपका कंसंट्रेशन, ये भी आपको गिवन है। और बोला है कैलकुलेट करो, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने का है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या होता है, के, ये आपको निकालने का है। तो आप कैसे निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, बस अपने पास फॉर्मूला है, अपन को कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट जो पूछा गया है ना, ये है आपके एसिड का, इसलिए अब आप इस के नीचे में कौन सा सफिक्स लगाओगे, ए। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप ध्यान देते हो तो आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला देखो, ये के इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर सी, ये होता है आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परसेंटेज अल्फ़ा। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट ही परसेंटेज अल्फ़ा का वैल्यू इसके अंदर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर निकाल देंगे, और आंसर कैसा आएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फ़ा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, परसेंटेज अल्फ़ा का नहीं। इसका मतलब आपको परसेंटेज अल्फ़ा को पहले काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्फ़ा में। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे, अल्फ़ा का मतलब होता है परसेंटेज अल्फ़ा इंटू, देखो एक मिनट, आपका अल्फ़ा का मीनिंग होता है परसेंटेज अल्फ़ा अपॉन 100। अगर आप इस परसेंटेज अल्फ़ा को 100 से डिवाइड कर देना तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा, अल्फ़ा का। ठीक है, तो देखो इधर परसेंटेज अल्फ़ा का आपको वैल्यू कितना दे रखा है, 0.05, ये दे रखा है ना आपको परसेंटेज अल्फ़ा का वैल्यू। आपने इसको डिवाइड किया 100 से। ठीक है, अब आप लोग अपना दिमाग अप्लाई करके इसको खूब बड़े बड़े न्यूमेरिकल के फॉर्म में सॉल्व नहीं करने का। इस न्यूमेरिकल को, ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का अपने पास में एक ट्रिक होता है, अपन को वही ट्रिक को यूज़ करने का। ऐसा नहीं कि करते जा रहे 100 से डिवाइड, वैसा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो कैसा होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो तो आपने यहाँ पे ये देखा कि मैं इस 5 को कैसे लिख सकती हूँ। देखो, अगर ये इधर जाएगा, एक डेसिमल इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5.0 इंटू 10 की पावर -2। पॉइंट शिफ्टिंग का एक कंसेप्ट होता है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी कि पॉइंट शिफ्टिंग कैसे किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पॉइंट शिफ्टिंग करते नहीं आता है तो आपको हर जगह पे प्रॉब्लम जाएंगी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो,
पॉइंट शिफ्टिंग का कंसेप्ट आना ही चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में डालो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना लेती हूँ। वो एक वीडियो एक बार देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर फॉर टाइम बिंग आप लोग इतना समझ लो, मैंने एक पॉइंट को इधर शिफ्ट किया और एक पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, तो मैंने 2 बार पॉइंट को शिफ्ट किया, इसलिए 10 की पावर कितना आया 2। और मैंने पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट किया है, इसलिए 10 की पावर कितना आया -2, ठीक है। 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, ये है आपका 5.0 इंटू 10 की पावर -2। अब ये जो 2 है, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा -2, है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर -4। ये वैल्यू निकल करके आया आपका अल्फ़ा का, ठीक है। इस तरीके से आपको अल्फ़ा का पहले वैल्यू निकालना है, ऐसा नहीं कि परसेंटेज अल्फ़ा का ही वैल्यू लेके सब्सटीट्यूट कर दिया। पहले परसेंटेज अल्फ़ा से अल्फ़ा निकालेंगे, उसके बाद इस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं सब्सटीट्यूशन। अब अगर मैं इस अल्फ़ा का वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मुझे तो के निकालना है, तो के इक्वल्स टू अल्फ़ा का वैल्यू कितना है आपका 5.0 इंटू 10 की पावर -4, इसका स्क्वायर आया। और कंसंट्रेशन का वैल्यू आपका कितना है 0.02। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ को समझो, देखो इधर 5 5 ज़ार कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर रहेगा आपका 25, ठीक है। इनटू मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं -4 को -4 ही लिख देते, वो -4 का स्क्वायर करते नहीं है, पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है 10 की पावर से। आपको पता होना चाहिए जब आपने इसका स्क्वायर किया तो ब्रैकेट के अंदर ये भी तो है ना, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप -4 का स्क्वायर करते हो मतलब -4 इंटू 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -8 इंटू 0.02। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज़ मैंने ये बताई कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म रहेंगे आपको सारे टर्म का स्क्वायर लेने का है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 10 की पावर -4 को एज इट इज़ मत लिखना, उसके ऊपर भी ये वाली चीज़ ऑपरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो भी देख लो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताती हूँ, गलतियाँ आपको बता देती हूँ। देखो अगर 10 की पावर -6 है, उसका स्क्वायर है, तो आप यहाँ 10 की पावर -6 भी नहीं बोल सकते, 10 की पावर -36 भी नहीं बोल सकते, आपको बोलना है 10 की पावर -6 इंटू 2, तो 10 की पावर -12। अगर आपको 10 की पावर -5 दिया है और उसका स्क्वायर लेने के लिए बोला है, तो 10 की पावर -25 मत बोलना, ठीक है। 10 की पावर -5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर -10। ले लो एक और 10 की पावर अगर मैंने 4 दे दिया है, इसका स्क्वायर लेने के लिए बोला है, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रहेगा 10 की पावर -4 इंटू 2, कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। इन शॉर्ट मुझे ये कहना है कि 10 की पावर में कभी भी स्क्वायर नहीं लेते, 10 की पावर में हमेशा आपको अगर बाहर स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब आपको इस पावर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा -8, -16 मत बोलना, -8, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को, बहुत काम की चीज़ है। अगर ये चीज़ नहीं पता है ना, कितने भी फॉर्मूले आ जाए चैप्टर के, हमेशा गलती होंगी। 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, ठीक है, इंटू 10 की पावर -8 -2 कितना हो जाएगा -10, ठीक है। और मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 10 की पावर -9, कैसे हो जाएगा देखो इधर। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके जाती हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेके आ गई तो ये 5 बन जाएगा, हाँ, इंटू 10 की पावर -10 में मुझे क्या करना पड़ेगा +1, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -9। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इधर कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 50.0 इंटू 10 की पावर -10। अगर मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, एक डिजिट से मैंने शिफ्ट करवाया है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5.0 इंटू 10 की पावर, ठीक है, मैंने एक डिजिट से शिफ्ट करवाया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे -10 में क्या लिखा है 1, और शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में करा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए मैं क्या कर दूंगी +1, तो मैं इसको 5.0 इंटू 10 की पावर -9 भी लिख सकती हूँ। तो ये हुआ आपका आंसर डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर द एसिड। ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को। हम लोग देख रहे हैं आपका नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 3.2, जो कि दिया है पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पे। प्रॉब्लम 3.2, प्रॉब्लम 3.2
यहाँ पे भी आपको कुछ डेटा गिवन रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन डेटा। और यहाँ पे भी आपको कुछ फाइंड करना रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू फाइंड। हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ऐसा लिख देने का। चलो क्वेश्चन पढ़ते। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH। आपको यहाँ पे उसने NH4OH दे रखा है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या NH4 एसिड है या NH4OH बेस है। क्वेश्चन में उसने दिया नहीं है कि क्या एसिड है या बेस है, तो आपको प्रेडिक्ट करना है। तो मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में इसके प्रीवियस वाले क्लासेस में लिस्ट लिखा के दी थी कि कौन सी चीज़ आपकी एसिड रहेंगी, कौन सी चीज़ आपकी बेस रहेंगी, कौन सी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगी, कौन सी चीज़ आपकी वीक एसिड रहेगी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे आपका आ रहा है OH, इसका मतलब ये क्या हुआ, आपका बेस। ठीक है, इसलिए मैं इसको कहती हूँ वीक बेस। ठीक है, डेटा में आपको दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, K से, और उसका वैल्यू दे रखा है 1.8 × 10⁻⁻5। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का आपका वैल्यू ये वाला है। और आपको कंसंट्रेशन भी दे रखा है, आपको कंसंट्रेशन माने कि C दे रखा है 0.01 मोलर। ठीक है, आपको वो बोल रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए उसने आपको कहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपका जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसी का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग आपको अल्फ़ा निकालने का है। सबसे पहली चीज़ तो यह है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे है आप बेस की बात कर रहे हो, और जब भी आप बेस की बात करते हो तो आप जो भी आपका K का टर्म है वहाँ पे क्या लिखोगे, बी फॉर बेस, इसलिए मैंने यहाँ पे KB लिखा है। ठीक है, चलो अपने फॉर्मूले को यूज़ करते। हमें निकालना है यहाँ पे अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, √K/C। ठीक है, अब बस क्या करने का है, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट। K का वैल्यू आपका कितना है, 1.8 × 10⁻⁻5। 1.8 × 10⁻⁻5। यहाँ पे आप बेस ले रहे हो, इसलिए मैंने इसके सफिक्स में क्या लगाया, बेस। अपॉन आपको C का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.01। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट करके इस 0.01 नंबर से इसको डिवाइड नहीं करना है। अगर आप ऐसे करने चले गए तो आपके 10 मिनट 15 मिनट एक ही न्यूमेरिकल में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमको इस चीज़ को कैसे के कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये है आपका 1.8 और 1.8 का स्क्वायर रूट निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 18 में कन्वर्ट कर दूंगी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करवा देती हूँ तो मैं इसको देखो ऐसा भी लिख सकती हूँ, 18 × 10⁻⁻5। तो ये एज इट इज़ था, मैंने इस पॉइंट को एक नंबर से शिफ्ट करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1। और मैंने इस पॉइंट को कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करवाया है, राइट साइड में, इसलिए मैंने क्या लिखा है, -1। ठीक है, अपॉन, अगर मुझे इसको भी लिखना है तो देखो मैं इसको भी ऐसे लिख सकती हूँ, इस 0.01 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया है, 1.0 × 10 की पावर। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने इसको कितने नंबर से शिफ्ट करवाया है, 1 और 2, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2। और हमने जो भी आपका शिफ्ट है वो कौन से डायरेक्शन में करा है, राइट साइड में, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। देखो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18 × 10 की पावर। ठीक है, -5 और -1 कितना हो जाएगा आपका, -6। नीचे में है आपका 1। जब ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर +2। तो मैंने लिखा है 10 की पावर +2। ठीक है, आ जाओ इधर। फिर हम लोगों ने इसको क्या लिखा, हम लोगों ने इस 18 को एज इट इज़ लिखा, × 10 की पावर -6 और +2 कितना होता है, -4। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेना चाहते हो तो आपने यहाँ ये देखा, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका मतलब 18 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, नियर अबाउट 4.24 के आसपास आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4.24। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट तो निकाल लेते हैं और इसको एज इट इज़ देख के लिख देते हैं और उनका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है, इस स्क्वायर रूट के अंदर में ये दोनों टर्म है, तो आपको इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेने का है। जब मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है तो देखो मैं कैसे करूँगी, 10 की पावर -4, मुझे 10 की पावर -4 का भी स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.24 × 10 की पावर 4/2 कितना होता है, -2। तो ये हुआ आपका
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा का वैल्यू। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपके नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 3.3। वो भी आपके पेज नंबर 51 पे दिया है। प्रॉब्लम 3.3। यहाँ पे आपको दे रखा है गिवन डेटा और टू फाइंड, एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब वीक मोनो बेसिक एसिड आपको क्या दे रखा है, वीक एसिड दे रखा है, वीक एसिड। ठीक है, जो पहला पॉइंट है उसी को मैंने तुरंत पकड़ लिया, तो उससे मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे के सफिक्स में ए लिखने का है या बी लिखने का है। ठीक है, आपको बोला गया इस 12% डिसोसिएटेड। आपको कभी भी ऐसा नहीं दिया जाएगा कि इस एसिड का परसेंटेज डिसोसिएशन इतना है। आपको उस सेंटेंस में से प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ पे इसका परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है, 12%। आपको प्रेडिक्ट करना है कि 12% परसेंटेज डिसोसिएशन है। इसका मतलब ही क्या हुआ कि आपको यहाँ पे परसेंटेज अल्फा का वैल्यू दे रखा है 12%। ठीक है, साथ ही साथ आपको बताया गया है और कंसंट्रेशन कितना है, 0.05। कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर। मतलब जब आपका कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 12%। वो आपको बोल रहा है अगर आपका कंसंट्रेशन 0.15 आ जाए, अगर कंसंट्रेशन 0.15 मोलर आ जाए तो आपका परसेंटेज अल्फा का वैल्यू कितना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली सोचेंगे दो चीज़ दी गई है, ये भी चीज़ दी है, मुझे इसको निकालने का है, चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते। और वो लोग कैसे रहेंगे, गलत। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर है। अगर लीनियर रिलेशनशिप होती थी ना तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल सकते थे, बट अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो कभी कभी तो आपका आंसर सही आ जाएगा, बट मोस्ट केसेस में रॉन्ग आएगा। तो आपको सिस्टमैटिकली उसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपका फर्स्ट वाला वैल्यू होता है, मैं इसको लेती हूँ 1 तो ये भी है 1, इसको अपन लेते हैं 2 तो मैंने इसको भी क्या लिया है 2। ठीक है, चलो यहाँ पे फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूला आपका कहता है कि के का वैल्यू होता है के ए इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर सी, के ए इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर सी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे ए क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है एसिड की, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ए। समझ में आ गया ना। अब दूसरी चीज़, ये है आपका फर्स्ट वाला, इसलिए मैंने इसको लिखा है के ए 1। जब मैंने इसको 1 लिखा तो अल्फ़ा को भी 1, सी को भी 1। अब सेकेंड वाले केस में मैं ले रही हूँ के ए 2, तो अल्फ़ा को भी 2 और सी को भी 2। ये है आपका फर्स्ट और ये है आपका सेकेंड। अगर आप ध्यान देते हो तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन के आपके के ए क्या है, सेम। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ के ए 1 इक्वल्स टू के ए 2। के ए 1 और के ए 2 एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे, है ना। तो देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, फ्रॉम 1 and 2 जो भी आपका अल्फ़ा 1 का स्क्वायर है इंटू C1 इक्वल्स टू जो भी आपका अल्फ़ा 2 का स्क्वायर है इंटू C2। ठीक है, चलो देखते हैं। आपको अल्फ़ा 1 का वैल्यू कितना दे रखा है, अल्फ़ा 1 का वैल्यू दे रखा है 12%। आपको यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू परसेंटेज में दे रखा है, लेकिन आपको फॉर्मूले में जब भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है आप परसेंटेज में उसको नहीं लेते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली 12% ले सकते हो, 12% का स्क्वायर। रीज़न बताती हूँ मैं क्यों ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब मैं लेती हूँ C1। C1 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 0.05। ठीक है, अल्फ़ा 2 का वैल्यू आपको निकालने का है, तो अल्फ़ा 2 का स्क्वायर इंटू C2 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 0.15। जस्ट मैंने टर्म्स को सब्स्टिट्यूट करवा दिया है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये है, आपको अगर यहाँ डायरेक्टली परसेंटेज में लेना है तो आप डायरेक्टली परसेंटेज में भी ले सकते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे भी आपको वही चीज़ है और यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हो। अब सेकंड थिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे परसेंटेज लेने का है, कहाँ पे नहीं लेने का है, वो लोग डायरेक्टली सॉल्व ना करते हुए वो लोग सिस्टमैटिकली जाओ, वो लोग थोड़ी लंबी प्रोसीजर से जाओ जिनको कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग इसको 12/100 लिखते थे। ठीक है, सभी के हिसाब से चलने का है, तो 12% को मैंने क्या लिखा है, 12/100। समझ में आ गया। चलो अब मुझे निकालने का इसका वैल्यू, तो देखो कैसे निकालेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144।
ठीक है। इस 100 को हम लोग 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इस 100 को मैं लिख दूंगी 10 की पावर 2, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड मैनर में जाना है, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस करने के हैं ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने स्क्वायर का लिया, इस 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया। अब आप इस 10 की पावर का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 की पावर 4 इनटू। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 0.05 अगर लेके कैलकुलेशंस करती हूँ तो कैलकुलेशन बहुत ये हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं इसको 5 में कन्वर्ट कर दूंगी। तो मैंने इसको 2 नंबर से शिफ्ट करवाया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, 5.0 इंटू 10 की पावर। मैंने यहाँ पे 2 नंबर से शिफ्ट करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2। शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में करवाया है, राइट साइड में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, -2, ठीक है। ये वाला नंबर अपॉन में आ जाएगा 0.15 इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना। अब मैं क्या करूँगी, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का मैं ऊपर करती हूँ। पहले आप लोग इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग इसके आगे का करते हैं। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाइड मैनर में करके चल रहे। ये है आपका 144, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10 की पावर। अब देखना है आपको ध्यान से, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, ये है आपका -2, ठीक है, अपॉन में है आपका 10 की पावर 4, और इस 0.15 को देखो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको भी मैं 2 नंबर से शिफ्ट करवा दूंगी, क्योंकि 0.15 लेके कैलकुलेशंस करना कैसा है, बहुत डिफिकल्ट, और आपको तो कैलकुलेटर नहीं दिया जाता ना, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। एक बार अगर आप ये स्टेप्स करना सीख गए तो आपको अपने आप ही करते आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, आप इसको लिख सकते हो 15.0 इंटू 10 की पावर। आपने 2 नंबर से पॉइंट को शिफ्ट करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2। कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट करवाया है, राइट साइड में, इसलिए मैंने लिखा है -2, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फ़ा 2 का स्क्वायर। -2 से -2 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ार आपका 15 हो गया। तो आप लोग अब इजीली कर सकते हो 144 डिवाइडेड बाय 3, और 10 की पावर ये +4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4। इस तरीके से आप अल्फ़ा 2 का स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आपको अल्फ़ा 2 निकालने का है तो आप क्या ले लोगे, इसका स्क्वायर रूट। तो आपको जो आपके अल्फ़ा का वैल्यू आएगा वो बता देती हूँ मैं, ताकि आप लोग उसको टैली कर सको। इसका वैल्यू आएगा 0.0693, ठीक है, ये वैल्यू आपका आ गया। अब आपको पेपर में पूछा गया है परसेंटेज, तो अगर आपको इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, ये तो अल्फ़ा का वैल्यू है ना, अगर आपको अल्फ़ा के वैल्यू से परसेंटेज निकालने का है तो आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू 100। तो आपका अल्फ़ा का वैल्यू आया है 0.0693 इंटू 100, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6.93%। ये रहेगा आपके अल्फ़ा 2 का वैल्यू परसेंटेज में, ठीक है। ले लो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं अब हम लोग हमारे लास्ट वाले न्यूमेरिकल को। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को, जो कि है आपका प्रॉब्लम नंबर 3.4। सो 3.4 वाले प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम 3.4 भी आपके पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 51 पे ही है। यहाँ पे आपको गिवन डेटा दे रखा है, गिवन डेटा, और दूसरा है आपका टू फाइंड। ये बोल रहा है आपको कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इन 0.1 मोल पर DM क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। मतलब आपको दिया गया है कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.1 मोल पर DM क्यूब, ये आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ कंसंट्रेशन मोल और इंटू DM क्यूब दिया है, आपको पर DM क्यूब करना है, ठीक है। क्वेश्चन में गलत दिया है। तो ये है आपका कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन है, एसिटिक एसिड का। आपको यहाँ पे दे रखा है एसिटिक एसिड, और आपको पूछा गया है बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस का कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन कैसे निकाला जाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कंसंट्रेशन होता है ना H3O प्लस आयन का, उसी का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन। चलिए ये तो आपको समझ गया है। और अगर आपको याद होगा
तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कंसंट्रेशन आ जाए H+ आयन का तो आपको वहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला ये होता है, वो फॉर्मूला कहता है कि जो भी आपका अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा उसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन C। अल्फ़ा का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन C, ठीक है। इसी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन अपॉन C, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन अपॉन C भी वही चीज़ होती है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन, तो आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा इंटू C। तो आप लिखेंगे अल्फ़ा इंटू C। कहना मुझे ये है कि इस फॉर्मूले को डायरेक्टली मत रटो, आपको अगर ये वाला फॉर्मूला पता चल जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? बस H+ आयन और H3O+ आयन सेम ही आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ 2 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है आपका कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, मतलब कंसंट्रेशन, और आपका अल्फ़ा, ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल में देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ C का ही वैल्यू दे रखा है, तो आपको अल्फ़ा का वैल्यू नहीं दिया है। तो अगर आपको इसका कंसंट्रेशन निकालना है तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ा का वैल्यू आना चाहिए। इसका मतलब आपको पहले तो अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी आपका ये होता है ना अल्फ़ा, तो आपको पता होगा कि K का मतलब होता है आपका अल्फ़ा² C। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √K/C। अभी तक के बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए। आपको ये भी पता है कि ये है एसिड, और अगर एसिड आ जाए तो K के नीचे में आप क्या लिखते हो, A। बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा है। अब √KA का वैल्यू आपको यहाँ पे उसने, और नीचे में है आपका C, तो आपको KA का और C का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी जाके आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो। KA का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.8 × 10⁻⁻5, नीचे में दिया था उस क्वेश्चन के। तो ये वैल्यू है आपका 1.8 × 10⁻⁻5 अपॉन में है आपका C का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.1। तो हम लोग को इस चीज़ को डायरेक्टली आप लोग 0.1 लेके स्क्वायर रूट लेके सॉल्व मत करो, तो आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो एक ही वे है हमारे पास टाइम को सेव करने का, जितने भी आपके डेसिमल वाली थिंग आ रही है ना न्यूमेरिकल में, उसको सबको 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। अगर मैं इसको करवाना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये है आपका 1.8। अगर मैं इसको 18 बनाना चाहती हूँ, मतलब मैंने इस नंबर को एक पॉइंट से शिफ्ट करवाया है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 18 × 10⁻⁻5। देखो इधर ध्यान देना, ये था आपका 1.8, इस 1.8 को मैंने लिखा है 18.0, ठीक है। तो मैंने एक नंबर से इसको शिफ्ट करवाया है। ये 10⁻⁻5 आपका एज इट इज़ था, अब मैंने इसको एक नंबर से शिफ्ट करवाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1। और शिफ्ट कौन से डायरेक्शन में करवाए, राइट साइड में, इसलिए 10⁻⁻1। नीचे में मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे जो भी आपका 0.1 है, 0.1 मोल पर DMQ भी दिया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। 0.1 मोल पर DMQ 1.8 × 10⁻⁻5, यस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है आपका ये, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 × 10⁻⁻1। कैसा किया हम लोगों ने इसको, जब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करवाती हूँ, तो ये माइनस हो गया, राइट साइड में शिफ्ट करवाया इसलिए -1, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 18 × 10 की पावर -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6। ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो आप लोग इसको निकाल सकते हो फिर, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, मैं आपको वैल्यू बता देती हूँ क्या वैल्यू आता है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किए हैं, तो आपका अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो आता है 1.34 × 10⁻⁻2। ये वैल्यू आपका अल्फ़ा का आएगा, आप लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इस अल्फ़ा के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जो भी आपका कंसंट्रेशन है ना H3O+ आयन का, उसी का मतलब हो जाएगा अल्फ़ा। इस अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया है, 1.34 × 10⁻⁻2 इंटू इस C का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 0.1, ठीक है। तो आप देखो क्या कर सकते हो, 1.34 × 10 की पावर, ये है आपका -2, और 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.34 × 10 की पावर -2 -1 कितना हो जाएगा, -3।
तो ये निकला आपका कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। तो इस तरीके से आप कंसनट्रेशन निकाल सकते हो अपने H3O प्लस आयन का या H प्लस आयन का, जो भी क्वेश्चन है पूछा गया है वैसा। ठीक है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको घूमना नहीं है, आपको बस जो भी डेसिमल वैल्यू दिया है उसको 10 की पावर माइनस में कन्वर्ट करने का है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।